नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों, जैसा कि आप सबको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है आरआरबी ग्रुप डी, यहाँ पे मैं लिख देता हूं 2026। अभी क्या है कि इसकी एग्जाम डेट अभी 1-2 दिन पहले ही आई है, तो सभी स्टूडेंट जो भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं उन सभी स्टूडेंट से मैं कहना चाहूंगा कि नोटबुक और पेन लेकर के आ जाइए, क्योंकि मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जो कि इसमें मैंने जो क्वेश्चंस कवर कराए हैं आपके एग्जाम में 100% या डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करिए और इनको तैयार कर लीजिए ऐसे जैसे कि ये आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी के आज के इंपॉर्टेंट वाला सेशन देखते हैं। इस सेशन में दोस्तों हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस कवर किए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 76। कह रहा है कि निम्न का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हम लोग हमसे वैल्यू पूछ रहा है कि इसका वैल्यू बताइए कि निम्न का क्या होगा वैल्यू। दिया हुआ है 1/1 प्लस रूट टू प्लस 1/√2 प्लस रूट थ्री प्लस 1/√3 प्लस रूट फोर प्लस डॉट 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 फिर प्लस 1/√15 प्लस √16। आप लोग देखिए दोस्तों, आप लोगों को इसमें समझ में आ रहा है कि क्या करना है। ऐसे क्वेश्चन क्या करना है कि हम लोग इसको एक एक टर्म इसका लेकर के इसको सॉल्व कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमने ये वाला पहले टर्म ले लिया, ये हमको दिया हुआ है 1/1 प्लस रूट का 2, ये हमको ऐसे दिया है। अब हमें क्या करना है कि हमें करना है परिमेयकरण। आप लोग जानते हैं कि परिमेयकरण क्या होता है, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनलाइजेशन। क्या कहते हैं? रेशनलाइजेशन। ठीक है, परिमेयकरण। इसमें क्या होता है कि इसमें जो बेस में होता है यानी कि अपान में होता है, इसका उल्टे का यानी कि साइन जो दिया हुआ है ये प्लस, इसका उल्टा का साइन करके मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी कि प्लस में आगे पीछे हो जाता है तो हम इसको आगे लिखेंगे। ये आ जाएगा √2 माइनस 1 अपान √2 माइनस 1। ठीक है, ये होता है परिमेयकरण यानी कि रेशनलाइजेशन। अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई। ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई आएगा तो ये आ जाएगा √2 माइनस 1 अपान, नीचे हो गया a प्लस बी, ये हो गया a माइनस बी। ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में कर देंगे और इसको भी ब्रैकेट में कर देंगे। a स्क्वायर, a की वैल्यू है √2 यानी कि a का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर 2 माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 1 है, इसकी स्क्वायर 1 यानी कि 2 माइनस 1, यानी कि यहां से निकल के आ गया √2 माइनस 1 अपान 1। ये निकल के आया दोस्तों पहले वाले टर्म का। आप लोग देखिए पहले वाले टर्म में जो बाद में है यानी कि √2 बाद में है, तो ये √2 पहले आ जाएगा और प्लस 1 ये आ जाएगा, यानी कि जो बेस में है उसका उल्टा सेम निकल करके आ रहा है। अगर हम लोग दूसरे वाले टर्म को देखना चाहें, ये दिया हुआ है 1/√2 प्लस √3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 माइनस का √2 अपान 1। ये इतना निकल के आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, थोड़ा ऊपर पहले करते हैं फिर इसकी वैल्यू पुट करते हैं और अपना आंसर लेते हैं। हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं, 1/1 प्लस √2 की जगह में निकल के आया था √2 माइनस का 1 प्लस इसकी जगह में निकल के आया था √3 माइनस का √2 प्लस इसकी जगह में क्या निकल के आएगा, इसकी जगह में निकल के आएगा √4 माइनस का √3 प्लस डॉट 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 इधर, मतलब ऐसे इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा प्लस का √16 माइनस का √15। ये लास्ट वाले टर्म को हम लोगों ने लिख दिया। अब आप लोग देखिए, ये √2 प्लस का, ये √2 माइनस का ये कट रहा है, ये प्लस का √3 यानी ये माइनस का √3 ये भी कट रहा है। उसके बाद ये प्लस का √4, यहाँ माइनस का √4 आ जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी कि ये प्लस का 16 बच जाएगा और माइनस का √15 ये भी कट जाएगा। यानी कि बचेगा कितना, बचेगा दोस्तों, यहाँ पे बच गया केवल ये माइनस का 1 प्लस यहाँ पे बच गया रूट का 16, यानी कि यहाँ हम लोगों ने लिख दिया रूट का 16, यानी कि ये बच गया माइनस का 1 प्लस √16 की वैल्यू होती है 4, यानी कि यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर मतलब A3 यही हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या करना था, हमको परिमेयकरण कर देना था। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए अलग अलग किया, नहीं हम लोग डायरेक्ट एक ही लाइन में इसको कर देते और 3 अपना आंसर ले लेते। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप लोग इसको अच्छे से जरा कवर कर लीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखते हैं। कह रहा है कि अपनी सामान्य चाल की 2/5 चाल से चलने पर, यानी कि मैंने बताया कि जो नीचे वाली चाल होती है वही होती है मेन, यानी कि वही जो हमसे कहे। हमसे कह रहा है कि अपनी सामान्य चाल की 2/5, यानी कि सामान्य चाल कितनी है, 5 है, उसकी 2 से चलने पर
अभिजीत अपने कार्यालय 18 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, कार्यालय कितने मिनट देरी से पहुंच रहा है? 18 मिनट देरी से। तो कह रहा है कि अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में सामान्यतः कितना समय लगेगा? हम लोग लिख लेते हैं कि ये मान लीजिए कि सामान्य चाल दी थी, और ये जो उसने कहा कि अभी चल रहा है यानी कि अब लिख दिया। ठीक है, यानी कि ये सामान्य चाल, ये अब चाल। सामान्य चाल कितनी थी? सामान्य 5 है। अब कितनी है चाल? अब है 2। ये है चाल यानी कि स्पीड का रेशियो। ठीक है, और जो स्पीड का रेशियो होता है हमें पता है कि वही उसी का उल्टा हम लोगों को क्या होता है? टाइम का रेशियो होता है। यहां से हम लोग अगर टाइम का रेशियो निकालें तो वो निकल के आ जाएगा 2:5। ये इसका उल्टा निकल के आ जाएगा टाइम का रेशियो। यहां से 2:5 निकल के आया। उसने हमसे कहा कि कार्यालय 18 मिनट देरी से पहुंचता है। एक 2 यूनिट, एक 5 यूनिट। कितने मिनट? पहले 2 मिनट में पहुंचा था, फिर 5 मिनट में, यानी कि कितनी देरी से पहुंचा? 3 मिनट की देरी से पहुंचा। यानी कि दिया हुआ है 3 यूनिट बराबर, कितना दिया हुआ है? 3 यूनिट बराबर दिया हुआ है 18 मिनट। हमसे पूछ रहा है कि बताइए अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगता है? 3 यूनिट की वैल्यू हमको दे दी 18। हमसे कह रहा है कि घर और कार्यालय के बीच दूरी तय करने में, घर के बीच में और कार्यालय के बीच में दूरी तय करने में उसे कितना समय लगता है? उसको दोस्तों नॉर्मल यानी कि सामान्य 2 यूनिट का समय लगता है। हमको 3 यूनिट की वैल्यू दे दी है, हमसे 2 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, इसलिए 2 यूनिट बराबर कितना निकल के आ जाएगा? यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालें, 3 छंग 18, 2 यूनिट की वैल्यू 3, 2 छक्का 12, यानी कि 12 मिनट। ये हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कार्यालय और घर के बीच की दूरी तय करने में उसको 12 मिनट का समय लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 3 यूनिट की वैल्यू हमको दे दी, उसने कहा कि 18 मिनट देरी से पहुंचता है। पहले वो 2 मिनट का समय ले लगा था, 5 मिनट का बाद में लेने लगा, यानी कि 3 मिनट की वैल्यू 18 मिनट दे दिया। 3 यूनिट की 18 मिनट देरी से पहुंच रहा है। अब कहा कि अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी, घर और कार्यालय के बीच की दूरी 2 मिनट का समय में वो तय कर लेता है। तो 2 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछ रहा, तो 2 यूनिट की वैल्यू 12 मिनट निकल के आ गई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से कवर करिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आ रहे हो, मेहनत पसंद आ रही हो, तो फिर एक प्यारा सा कमेंट करके मुझको जरूर बताइएगा कि सर आप मेरी क्लास आपको कैसी लगी। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी ग्रुप डी की जब तक पेपर होने हैं, मैं आप लोगों को अभी मैथ का सेशन लेके आया हूँ, शाम को मैं आप लोगों को लिए साइंस का सेशन लेके आऊंगा, वो भी एनसीईआरटी का। ठीक है, क्लास 9th एनसीईआरटी आर्ट से स्टार्ट होने वाली है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 78। कह रहा है कि विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। कितना खर्च कर रहा है? 80% अपने वेतन का खर्च कर रहा है। उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई। चलिए हम लोगों ने मान लिया कि उसका वेतन था 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए उसका वेतन था। अब उसने कहा कि उसने 80% खर्च कर देता है, यानी कि अगर 100 रुपए में उसने 80% खर्च कर दिए, 80 रुपए, तो बचत कितने की हुई? यानी कि बचत यहाँ पे लिख देते हैं, तो बचत हो जाएगी 20 रुपए की। ठीक है, जब 100 रुपए इन्होंने मतलब खर्चा कर दिए, 20 रुपए की बचत हो गई। अब हमसे कह रहा है कि उसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है, यानी कि 100 पहले वेतन था, यहां लिख देता हूं मैं वेतन, यहां लिख देता हूं मैं खर्च, अब उसके बाद बचेगा बचत। ठीक है, तो ये हो जाएगी बचत। अब वेतन में 25% की वृद्धि हुई, यानी कि 100 रुपए पहले वेतन माना था, अब हो गया 125 रुपए, यानी कि 25% की जब वृद्धि हुई तो 125 हो गया। अब कह रहा है कि उसके व्यय में 15% की वृद्धि हो गई। पहले व्यय था 80, अब व्यय में 15% की वृद्धि हो गई, यानी कि 80 का हम लोग 15% निकालेंगे तो 15 अट्ठे 120, यानी कि 12 रुपए निकल के आएगा। यहां निकालेंगे हम लोग 80 गुणे 15/100, यानी कि 20 चौको 80, ये 20 पंचे 100, 5 तिहाई 15, यानी कि निकल के आएगा 4 तिरका 12, यानी कि 12 और 80, यानी कि कितनी वृद्धि हो गई? यानी कि 92। ये हो गया खर्चा। 125 जब वेतन हुआ तो 92 खर्चा हो गया। अब हमसे कह रहा है कि बचत, बचत कितनी हो जाएगी? 5 में 2 चला जाएगा 3, यहां बच जाएगा 12, 12 में 9 चला जाएगा 3, 33, यानी कि 33% की क्या हो गई? बचत हो गई। अब हमसे कह रहा है कि बताइए बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? पहले बचत कितनी थी? पहले बचत थी, यानी कि ये पहले बचत थी 20, अब बचत कितनी हो गई? अब बचत हो गई 33, यानी कि वृद्धि कितनी हुई?
वृद्धि 20 में 33 यानी कि 13 की वृद्धि हुई। कितनी? 13 नंबर की वृद्धि हुई। कितने में वृद्धि हुई? 20 में वृद्धि हुई, यानी कि 13 इंटू 20 अपान मतलब 13 अपान 20 इंटू 100 काट देंगे, ये आ जाएगा 20 पंचे 100, ये निकल के आ जाएगा 13 पंचे 65%। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 पचे 65%, यानी कि 13 5 जा 65, उसकी बचत में 65% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सवाल और बहुत ही इजी वे में केवल एक लाइन में मैंने आप लोगों को समझा दिया है। आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया हो, ऐसा मुझको पूरी उम्मीद है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि एक शंक्वाकार तंबू में 30 व्यक्ति रह सकते हैं। कितने व्यक्ति? 30 व्यक्ति रह सकते हैं एक शंक्वाकार तंबू में। शंकु के रूप का है तंबू। प्रत्येक व्यक्ति के पास सांस लेने के लिए जमीन पर 5 मीटर स्क्वायर का स्थान यानी कि ये एरिया दे दिया और 120 मीटर क्यूब हवा होनी चाहिए। हमसे कह रहा है कि बताइए तंबू की ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तंबू की ऊंचाई किसमें ज्ञात करना है? मीटर में ज्ञात करना है। हम लोगों को पता है कि वॉल्यूम शंक्वाकार यानी कि कोण, इसका वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमको दिया हुआ है 120 मीटर क्यूब हवा होनी चाहिए, यानी कि वॉल्यूम हम लोग निकालें तो 120 मीटर क्यूब, यानी कि ये वॉल्यूम अपने आप दिख रहा है, यानी कि यहां से निकल के आएगा 120 इंटू कितने? 30 व्यक्ति हैं, ये एक व्यक्ति के लिए हवा है तो 30 व्यक्तियों के लिए इतनी हो जाएगी, यानी कि ये हो गया टोटल वॉल्यूम। हमसे पूछ रहा है कि हमको निकालना है हाइट, यानी कि ये 1/3 दिया हुआ है, हमने 1/3 लिख दिया इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो चलिए हम लोग पाई आर स्क्वायर को बाद में देखेंगे। हमको दिया है कि सांस लेने के लिए जमीन 5 मीटर स्क्वायर का स्थान है। ऐसा होता है हमारा कोण, आप लोगों को पता होगा, ये हमारा कोण दिया हुआ है, यानी कि 5 मीटर स्क्वायर उसने क्या कहा कि जमीन पर स्थान है। मीटर स्क्वायर ये दोस्तों एरिया की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है? एरिया की यूनिट। एरिया यानी कि एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है एरिया? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि हम लोगों को दे दिया है 120 गुणे 30, ये हो गया वैल्यूम बराबर 1/3 गुणे पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी है 5, मल्टीप्लाई 30 से मल्टीप्लाई करा देना है क्योंकि 30 आदमी है, इंटू एच, इतना हम लोगों को कर देना है। चलिए सॉल्व कराते हैं। जब सॉल्व कराएंगे तो ये चला जाएगा 30 से 30 चला जाएगा, इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 5 छक्का 30, ये कितना निकल के आ जाएगा? यहां से निकल के आ जाएगा एच बराबर कितना, मतलब ये 30 से 30 चला गया, इसको काटेंगे, सॉरी 5 दूनी 10, ये 5 चौको 20, यानी कि एच बराबर निकल के आ गया 24 इंटू 3 बराबर 24 तिरका 72 सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर कह रहा हूँ 72 मीटर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब थोड़ा दिखा नहीं है साफ साफ, इस वजह से है, लेकिन मैंने आप लोगों को सही से बता दिया क्योंकि बहुत सारी अभी स्पेस पड़ी हुई है। क्या करना था हमको? v बराबर कर देना था, v बराबर फार्मूला लगाना था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। v की वैल्यू हम लोगों को क्या? v की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी। हमको दिया है 30 व्यक्ति और वैल्यूम, यानी कि 30 गुणे 120, 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी कि एरिया, एरिया होता है पाई 5 दिया हुआ है जमीन पर और 30 व्यक्ति, यानी कि 5 गुणे 30 इंटू एच, इतना कर देना था और अपना सॉल्व कर लेना था। ये 30 से ये 30 चला गया, यानी कि 30 चौको 120 कर दीजिए, ये 5 से 120 को काट देंगे, 18 बार चला जाएगा, 18 चौको 72 और एच बराबर 72 मीटर, हम लोगों का आंसर बिल्कुल निकल करके आ जाएगा। ठीक है, वैल्यूम का फार्मूला लगाना है v बराबर और फिर पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमको दिया हुआ है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ, इंपॉर्टेंट वाला आ गया। कह रहा है कि तीन संख्याएं 1, 2 और 5 के अनुपात में हैं और उनका एलसीएम 1600 है। इन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एलसीएम हमको दिया हुआ है 1600। हम लोगों ने मान लिया कि संख्याएं मतलब 1, 2 और 5, एलसीएम अगर इसका हम लोग निकालें तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है सभी का मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा 10। यहाँ पे x माने ले रहे हैं सभी में, तो सभी से x कॉमन आ जाएगा, तो 10x बराबर 1600, ये दिया हुआ है हमको एलसीएम। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगा 160। हमसे कह रहा है कि बताइए उसका एचसीएफ क्या होगा। x जो कि तीनों में कॉमन है और केवल बस x ही तीनों में कॉमन है, इसलिए यही एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही एचसीएफ
हो जाएगा, यही HCF हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू तीनों में कॉमन है। ठीक है, x की वैल्यू तीनों में कॉमन है, इसी वजह से HCF जो होगा यही होगा। ठीक है, तो क्या निकल के आ जाएगा 160, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा 160। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। 81 नंबर क्वेश्चन आ गया, वर्क एंड टाइम से रिलेटेड। कह रहा है कि ए और बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। ए और बी यदि वे एकांतर दिनों में काम करते हैं, यानी कि एक दिन के अंतर में, एक दिन एक आदमी काम करता है, एक आदमी रेस्ट करता है, अगले दिन एक आदमी काम करता है, एक आदमी रेस्ट करता है। तो कह रहा है कि बताइए पहले दिन बी शुरू कार्य करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। चलिए एलसीएम मेथड से सवाल को निपटाते हैं। हमें दिया हुआ है कि ए 30 दिन में काम को फिनिश करता है, बी 40 दिन में काम को फिनिश करता है। चलिए हम लोग अब टोटल वर्क यानी कि टोटल यूनिट निकालते हैं। कितना निकल के आया, 3 चौको 12, यानी कि निकल के आ गया 120 यूनिट। यही हो गया हमारा टोटल वर्क। हमसे उसने पूछा कि कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, यानी कि 120 यूनिट कार्य करना है हम लोगों को। अब देखते हैं कितने दिन में पूरा होगा। अब हम सब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग कार्य क्षमता यानी कि इफिशियंसी निकालेंगे। ए की कार्य क्षमता निकल के आएगी 4 यूनिट, बी की कार्य क्षमता निकल के आएगी 3 यूनिट, यानी कि ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 3 यूनिट काम करती है। यानी कि 2 दिन में कितना काम करते हैं ये लोग, 2 दिन में, यानी कि ए प्लस बी ये हो जाएगा बराबर 7 यूनिट। ए प्लस बी कितना, 7 यूनिट काम करते हैं 2 दिन में। उसने हमसे क्वेश्चन में कहा कि यदि वे एकांतर दिनों में काम करते हैं और पहले बी कार्य शुरू करता है, यानी कि बी ने पहले काम शुरू किया, यानी कि 2 दिन में उन्हें 7 यूनिट काम कर दिया। ठीक है, हमको जाना कहां तक है, हमको जाना है 120 यूनिट तक। तो चलिए 120 यानी कि 17 का मतलब 7 में ऐसा कुछ मल्टीप्लाई कराइए कि 120 तक चला जाए, यानी कि 120 7 यूनिट काम होता है 2 दिन में। ठीक है, 120 यूनिट काम करना है, यानी कि हम लोग इसको डिवाइड करा देंगे अगर, तो चलिए डिवाइड कराते हैं। तो ये निकल के आएगा 120 बटे 7, यानी कि निकल के आएगा 7 ही कन्नम 7, यहाँ बच जाएगा 5, 7 सत्ते 49, 17 सही, यानी कि ये 17 गुणे 7 कितना होता है, 17 मल्टीप्ल 17 इंटू 7, 7 सत्ते 49, 7 कम 7 4 11, 119 यूनिट काम हो गया 17 दिन में, यानी कि 1 यूनिट काम और बचा है। बी को पहले काम करना है, बी 1/3 काम करता है, यानी कि 17 गुणे 1/3 दिन। यही दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना, 17 सही 1/3 दिन, यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी 17 कह रहा हूं दोस्तों, मतलब 17 दूनी 34, क्योंकि 2 दिन में 7 यूनिट काम होता है। हम लोगों ने 7 से डिवाइड कराया, यानी कि हमारा 17 निकल के आया, यानी कि इसका डबल, यानी कि 17 दूनी 34। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा गलत लिख गया ये, यानी कि 17 दूनी 34। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी 34 सही 1/3 दिन, यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या कराना है, यहाँ पे 2 करा देना है, यानी कि यहाँ पे 34 सही 1/3 दिन निकल करके आएगा। कितना आएगा, 34 सही 1/3 दिन। ठीक है, यहाँ से 7 से डिवाइड कराया तो 17 निकल के आया, क्योंकि हम 2 दिन में काम हम लोगों ने 7 यूनिट किया, तो मतलब मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, तो 34 सही 1/3 दिन, यही राइट आंसर निकल के आएगा। 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 4 की पावर 7 माइनस 4 किसका गुणज नहीं है, यानी कि ये हमको दिया हुआ है 4 की पावर 7 माइनस का 4। यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये 4 एक कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा 4 की पावर 6 माइनस का 1, इतना मान लो बच गया। ठीक है, 4 की पावर 6 माइनस का 1। चलिए इसको और देखते हैं, ये लिखा हुआ है 4, इसको लिख देते हैं 4 की पावर 3 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि हो गया 4 ए प्लस बी, यानी कि 4 का क्यूब प्लस 1, एक में हो जाएगा ए माइनस बी, 4 का क्यूब -1, यानी कि यहाँ से निकल के आएगा 4 मल्टीप्लाई 4 चौको 16 चौको 64 इंटू 65,
मल्टीप्लाई 4 चौको 16 चौको 64 इंटू 63, इतना निकल के आया 4 इंटू 65 इंटू 63। हमसे कह रहा है किसका गुणज नहीं है, यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें भाग नहीं जा रहा है, किसका ये गुणज नहीं है। यानी कि 4 से इसमें जा रहा है, 8 से इसमें नहीं जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 इसका गुणज नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। क्या करना हम लोगों को, केवल फैक्टर करना था और नीचे रख रख के देख लेंगे, डिवाइड करा लेंगे। 4 से जा रहा है, 7 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, बस 8 से नहीं जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप लोग इसको अच्छे से कवर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 74 प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 41 प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 85.8 प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 30% का लाभ हो। कितने पर? 30% का लाभ हो जब हम उसको 85.8 प्रति किलोग्राम पर बेचें, ये हमसे कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बेचने की बात उसने हमसे करी, तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हम लोग सीपी निकाल लेते हैं, क्योंकि सीपी ही निकालेंगे और उसके बाद अपना रेशियो निकाल के आंसर ले लेंगे। ठीक है, अगर हम लोग यहां से सीपी निकालें तो सी मतलब कह रहा है कि 85.5 प्रति किलोग्राम बेचने पर 30% का लाभ हो। यानी कि यहां से सीपी की वैल्यू निकालें, कितना निकल के आएगा 85.8 गुणे लाभ कितने का 30% का, यानी कि 100/130। चलिए इसको सॉल्व कराइए, एक जीरो से एक जीरो और आ गया, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो चले गए। इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 13 छंग 78, यानी कि यहाँ पे बच जाएगा 7, फिर से आ जाएगा 13 छंग 78, यानी कि सीपी की वैल्यू निकल के आ गई 66। यानी कि 74 प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 41 प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ, यानी कि ये 66 बीच में लिख दिया, ये 74 प्रति किलोग्राम वाली चीनी, ये 41 प्रति किलोग्राम वाली चीनी किस अनुपात में मिलाया जाए। चलिए हम लोग अनुपात में मिला देते हैं, इसको माइनस कराएंगे, इसको माइनस कराएंगे। 41 में मतलब चला जाएगा तो ये बच जाएगा 20, यहाँ पे बच जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना बच गया, ये तो सॉरी 66 निकल के आया था, 61 लिख रहा हूँ, तो ये निकल के आ जाएगा 25, ये निकल के आ जाएगा 66 4 70, यानी कि यहाँ निकल के आएगा 8। ठीक है, 66 8 74। अब हम लोगों को कह रहा है कि बताइए इसका रेशियो क्या होगा, किस अनुपात में मिलाना चाहिए। तो ये 25:8 अनुपात में मिलाना चाहिए, यानी कि 25:8। कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25:8 के रेशियो में हमको मिलाना है और अपना आंसर ले लेना है। 74 किलोग्राम वाली चीनी को 41 किलोग्राम वाली चीनी के साथ मिलाने में कह रहा था कि मिश्रण को इतने में बेचने पर 30% का लाभ हो, यानी कि लाभ हो रहा है बेचने पर, यानी कि हम लोगों ने यहाँ से सीपी की वैल्यू निकाल दी, निकल के आ गया 85.8 गुणे 100/130, 30% का लाभ 130 हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन गलत बांट का यूज करता है और इस प्रकार 20% लाभ प्राप्त करता है। 1 किलोग्राम के लिए यह कितने प्रतिशत मतलब कितने ग्राम वाले बांट का उपयोग करता है। हमने माना यानी कि लेट कर लिया कि एसपी जो है बेचने वाला वो 1000 ग्राम का बांट है, उसने हमसे कहा कि वह 20% का लाभ प्राप्त करता है, इसलिए सीपी हम लोगों को कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एसपी 1000 गुणते ये हो जाएगा 100/120, इतना हम लोगों को निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करा दीजिए, ये निकल के आ जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे निकल के आ जाएगा 10,000/12। चलिए डिवाइड करा दीजिए, 100 में डिवाइड कराएंगे 12 8 96, यानी कि 4 बच जाएगा, 12 तिहाई 36, फिर से 4 बच जाएगा, 12 तिहाई 36 3 833.33 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा सीपी, उसने हमसे कहा था कितने ग्राम वाले बांट का उपयोग करता है 1 किलोग्राम के लिए, 1 किलोग्राम के लिए 833.33 ग्राम बांट, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 833.33 ग्राम बांट का यूज करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
6 की तरफ चलते हैं। कह रहा है एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में 11 किलोमीटर पर घंटा है, वह धारा की दिशा में 2 घंटा 20 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कह रहा है कि बताइए धारा की चाल कितनी होगी। शांत जल में दोस्तों हमको बोट की चाल दे दी और धारा की दिशा में उसकी चाल दे दी। अब हमसे धारा की चाल पूछ रहा है, तो धारा की चाल कैसे निकलेगी? धारा की दिशा में चाल माइनस शांत जल में बोट की चाल माइनस करा देंगे तो धारा की चाल निकल के आ जाएगी। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं धारा की दिशा में चाल। धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी है 28 किलोमीटर पर घंटा, मतलब 28 किलोमीटर बटे समय। समय दिया हुआ है 2 घंटा प्लस 20 मिनट यानी कि 1/3 घंटा। 20 मिनट का मतलब 1/3 घंटा। इसको ऐड कराएंगे, दूतियां 6 1 7 यानी कि यहां से निकल के आएगा 28/7, ये आ जाएगा गुणते 3, 7 चौको 28 यानी कि निकल के आएगा 4 तिहाई 12 किलोमीटर पर घंटा। ये निकल के आ गया धारा की दिशा में चाल। धारा की दिशा में चाल आ गई। उसने हमसे कहा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल, धारा की चाल क्या हो जाएगी? धारा की दिशा में चाल माइनस शांत जल में चाल। धारा की चाल बराबर धारा की दिशा में चाल 12 माइनस शांत जल में नाव की चाल यानी कि 11 बराबर 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या 1 किलोमीटर पर आवर धारा की दिशा में चाल और नाव मतलब शांत जल में नाव की चाल, दोनों को माइनस करा दिया तो धारा की दिशा में चाल निकल के आ गया 1 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। ठीक है, कौन सा? सी नंबर ऑप्शन 1 किलोमीटर पर आवर करेक्ट हो गया। आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। 87 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन से है, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चे फंस जाते हैं। दिया हुआ रूट के अंदर √30 माइनस फिर रूट के अंदर √30 माइनस फिर रूट के अंदर √30 डॉट 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 इन्फिनाइट। कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि इसमें जो सब में सेम सेम संख्या दी हुई है, इसमें हम लोगों को ऐसे गुणनखंड करने होते हैं, ऐसे फैक्टर करने होते हैं, ऐसे फैक्टर जिसका अंतर कितना हो? जिसका अंतर 1 हो। बस हम लोगों को यही फैक्टर ऐसे करने होते हैं। इस 30 के हम लोग फैक्टर करेंगे, ये 6 × 5 यानी कि इसका अंतर कितना है? इसका अंतर हम लोग करें यानी कि 6 - 5 बराबर 1। तो जो लास्ट वाला होता है यानी कि जो बाद वाला होता है वही हमारा उत्तर होता है, यानी कि x - 1 ये हमारा आंसर हो जाएगा। x 6 - 1 यानी कि 5, ऑप्शन ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मान कितना निकल के आएगा? इसका मान निकल के आ जाएगा 5, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है कि हम लोगों को क्या करना है कि मतलब n संख्याओं के में से गुणनखंड निकालने हैं, फैक्टर निकालने हैं। तो क्या करना है आपको? इनके जो फैक्टर निकालते हैं ऐसे फैक्टर निकालेंगे कि उनका डिफरेंस 1 हो। 6 और 5 ये 30 आ जाएगा, इसका डिफरेंस 1 होता है तो लास्ट वाला यानी कि 5 हमारा ऑप्शन हो जाएगा x - 1 करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 150 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ऑड नंबर का, वो भी औसत यानी कि एवरेज पूछ रहा है। तो ऑड नंबर के एवरेज क्या होता है? जितनी संख्याओं का एवरेज पूछेगा वही उसका एवरेज हो जाता है। तो हमसे पूछ रहा है प्रथम 150 विषम संख्याओं का औसत, तो 150 विषम संख्याओं का औसत 150 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ऑलवेज एन होगा, ऑलवेज एन होगा, यानी कि जो जितनी नंबर पूछी जाएंगी वही आंसर होगा। 150 का पूछ रहा था तो उसका आंसर 150 हो जाएगा, एवरेज औसत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रुपए 850 पर 3.6% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज रुपए 25.5 है, तो समय ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज एसआई बराबर होता है PRT अपॉन 100। हम लोगों से यहाँ से टी की वैल्यू यानी कि समय की वैल्यू पूछ रहा है। एसआई दिया हुआ है 25.5 यानी कि 25.5 इंटू 100, हम लोग क्लास मल्टीप्लाई करा रहे हैं, अपॉन पी की वैल्यू दी हुई है 850 इंटू आर की वैल्यू 3.6, एक जीरो से एक जीरो चला गया। ठीक है,
5 से काट दीजिए, पचम 25, 5 का नम 5, इधर काट देंगे 17 पूर्व 85 और ये आ जाएगा 0। ये एक 0 से एक 0 चला जाएगा, ठीक है। 17 से काट देंगे, 17 34, 17 त्रिका 51, 3 से काट देंगे तो आ जाएगा 12 तिहाई 36, 2 से काट देंगे 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, यानी कि 5/6। कितना? 5/6 ये निकल के आया t बराबर 5/6, ये वर्ष में। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करें, 2 से इधर 2 से इधर, यानी कि 12, ये 10, यानी कि 10 महीने। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना? 10 महीने हम लोगों को बिल्कुल निकल करके आ जाएगा। ये हम लोगों ने 2 से क्या किया, डिवाइड करा के, मतलब मल्टीप्लाई करा के इसको ईयरली में बना लिया, ये मंथली में बना लिया, तो 10 महीने ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। दिया हुआ है कि निम्नलिखित आलेख का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दंड आलेख 2015 से 2019 की अवधि के दौरान एक कंपनी के वार्षिक निर्यात करोड़ों में दर्शाता है। निर्यात को दर्शा रहा है 2015 से लेकर के 2019 तक। चलिए हम लोग देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है। दोस्तों थोड़ा छोटा छोटा लिखा है लेकिन आप लोगों को दिखाई दे गया। कह रहा है कि 2015 के वार्षिक निर्यात और 2017 के वार्षिक निर्यात के बीच क्रमशः अनुपात कितना है। यानी हम लोगों से रेशियो पूछ रहा है। रेशियो किसका पूछ रहा है? रेशियो पूछ रहा है 2015 का और 2017 का। 2015 में दिया हुआ है 25, यानी कि 25 अपान 2017, 2017 में दिया हुआ है 35, यानी कि 35। हम लोग यहाँ से 5 से काटेंगे तो 55 25, 5 7 35, 5:7। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 15 क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के लिए आरआरबी ग्रुप डी, जो कि एग्जाम आप लोगों को अगस्त में होना है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो आप लोग इस सेशन को अच्छे से कवर करिए, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब आप लोगों के पास दोस्तों समय मतलब बिल्कुल भी नहीं है। जो इस एक महीने को अच्छे से कवर करेगा, अच्छे से तैयार करेगा, वही दोस्तों सिलेक्शन लेकर के निकल जाएगा। अब दोस्तों आप लोगों की वो बारी आ गई है। अगर आप लोगों को मेहनत पसंद आई हो, क्लास पसंद आई हो, तो फिर एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। अब दोस्तों मिलते हैं शाम को साइंस के सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।